Hello everyone, I am Durgesh Kumar Mishra and once again I welcomed all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes. As we have launched MCQ series in this channel, so इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की 10 MCQs लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमी में किसको कवर नहीं किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, बी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, सी फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, या फिर डी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। जब हम एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है और कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक के अंडर आता है। बी है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है बी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। और बाकी दो ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक की फ्लक्चुएशंस के फैक्टर्स और फोर्सेस के बारे में स्टडी करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। डी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को स्टडी करना, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है वो है बी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। Now our next question is, demand policies targeted to reduce the unemployment become ineffective in presence of the following। किसकी उपस्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए डिमांड पॉलिसीज़ अप्रभावित हो जाती हैं? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं ए वर्टिकल फिलिप्स कर्व, बी मनी इल्यूजन एंड इग्नोरेंस अमंग वर्कर्स, सी हॉरिजॉन्टल फिलिप्स कर्व, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए वर्टिकल फिलिप्स कर्व। वर्टिकल फिलिप्स कर्व की उपस्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए डिमांड पॉलिसीज़ अप्रभावित हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले फिलिप्स कर्व क्या शो करता है? फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। और वर्टिकल फिलिप्स कर्व के केस में इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करती है और इस केस में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। और इसी वजह से वर्टिकल फिलिप्स कर्व की उपस्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए डिमांड पॉलिसीज़ अप्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए वर्टिकल फिलिप्स कर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए अप्रोप्रिएट कन्वेयर कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शंस है ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी सेंट्रल बैंक, सी मार्केट प्राइस, या फिर डी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए अप्रोप्रिएट कन्वेयर है। मार्केट प्राइस सप्लाई और डिमांड के बीच
इंटरेक्शन होने से जो भी इंफॉर्मेशन डिटरमाइन होती है उसे कन्वे करता है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, मार्केट प्राइस। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर कौन सा नहीं है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। चौथा, परफेक्ट नॉलेज। पांचवा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। छठवा, परफेक्ट मोबिलिटी। और सातवां है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इन ऑप्शंस में आइए देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये है हमारा एब्सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। परफेक्ट कंपटीशन में सारे फर्म इंडिपेंडेंट होते हैं और इस वजह से इस कंपटीशन में इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। दूसरा है डेडवेट लॉस इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से डेडवेट लॉस एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग रिवलरी। स्ट्रॉन्ग रिवलरी का मतलब हुआ हार्ड कंपटीशन या फिर ज़्यादा कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में हार्ड कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। अगला है एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। परफेक्ट कंपटीशन में लोगों को कमोडिटी की प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए इस कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से एब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ये भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। तो इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है वो है सी, स्ट्रॉन्ग रिवलरी, और इस वजह से ये हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिसेंट ईयर्स वर्ल्ड इकोनॉमी हैज witnessed the influence of unconventional monetary policy of the USA. This policy stance is known as। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी ने यूएसए की अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी के प्रभाव को देखा है। उस पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए बैंक रेट, बी टेलर रूल, सी रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर डी क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी क्वांटिटेटिव ईजिंग। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी ने यूएसए की क्वांटिटेटिव ईजिंग के प्रभाव को देखा है। क्वांटिटेटिव ईजिंग यूएसए की अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंडर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदती है ताकि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज व्हेन द गैप्स अमॉन्ग द सक्सेसिव मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट आइसोक्वेंट। इंडिफरेंस कर्व में मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट के गैप में कौन से चेंजेस होने की वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए डिक्रीजेस, बी रिमेंस कांस्टेंट, सी इंक्रीजेस या फिर डी रिमेंस इरेगुलर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस मैप या फिर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए और बी पे देखें तो जब हम लेबर के यूनिट को 1 से 2 इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ करता है 55 से 75। तो जब हम लेबर यूनिट को 1 से 2 इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है वो 20 से इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी और सी में देखें तो जब हम लेबर यूनिट को 2 से 3 यूनिट इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है वो 75 से 90 इंक्रीज़ कर रहा है। तो पॉइंट बी और सी में जब हम लेबर की यूनिट को 2 से 3 इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है वो 15 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज़ कर रहा है
मगर जो इंक्रीज़ कर रहा है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वजह से जब हम आउटपुट लेवल को इंक्रीज़ करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। तो आइए चलते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट के गैप में कौन से चेंजेस होने की वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि जब हम हायर आईसी को प्रेफर कर रहे हैं या फिर हायर आईसी की तरफ मूव कर रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। तो जब मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट के गैप्स में जब इंक्रीज़ होती है तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, इंक्रीजेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन केस द डिमांड इलास्टिसिटी अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज यूनिटी द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी है, मतलब 1 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी। तो इसके ऑप्शन है ए मोर देन यूटिलिटी बट लेस देन इन्फिनिटी, बी इक्वल टू यूनिटी, सी लेस देन यूनिटी बट मोर देन ज़ीरो, या फिर डी इक्वल टू ज़ीरो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। एज्यूम करिए कि ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ है और ये हमारा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एमआर कर्व है और ये हमारा एआर कर्व है। अगर हम एआर कर्व को डिमांड कर्व एज्यूम कर लें और इसी पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करें, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी वो मिड पॉइंट पे होगी, डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 होता है। तो जब इम्परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी इक्वल टू 0। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज rise in general price level along with declining output in the economy is called। इकोनॉमी में जब जनरल प्राइस लेवल के साथ आउटपुट डिक्रीज करती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं ए इन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी स्टैगफ्लेशन, या फिर डी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमी में जब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होने के साथ ही आउटपुट डिक्रीज़ करती है तो उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करती है, जबकि जीडीपी और डिमांड ये दोनों डिक्रीज़ करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एट द लेवल वेयर। इनमें से नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन सी नहीं है। ऑप्शन से ए एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एग्रीगेट सेविंग्स, बी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स एग्रीगेट इनकम, सी इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स आर absent, या फिर डी एग्रीगेट कंजप्शन इज कांस्टेंट। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है, या फिर अगर एग्रीगेट सेविंग्स एग्रीगेट इनकम के बराबर हो तो नेशनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट होती है। नेशनल इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स नहीं होते हैं। तो ये नेशनल इक्विलिब्रियम के सिचुएशंस थी।
तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि इनमें से कौन सी नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है और कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स एग्रीगेट सेविंग्स। जब एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट सेविंग के बराबर हो तो ये नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। दूसरा है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इक्वल्स एग्रीगेट इनकम। जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट इनकम के बराबर हो, ये भी नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तीसरा है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स आर एब्सेंट। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप अगर एब्सेंट हो तो ये भी नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अगला है एग्रीगेट कंजप्शन इज कांस्टेंट। जो एग्रीगेट कंजप्शन है वो कांस्टेंट हो तो ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, एग्रीगेट कंजप्शन इज कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई हैं। लिस्ट 1 में मार्केट स्ट्रक्चर है और लिस्ट 2 में उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आप लोग को बताना है कि कौन से मार्केट का कौन सा सही एग्जाम्पल। पहला मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ओलिगोपोली, तीसरा मोनोपोली और चौथा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और जो लिस्ट 2 में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो है एल्युमिनियम एंड पैसेंजर कार्स, दूसरा पब्लिक यूटिलिटीज़ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स और चौथा है फार्म प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन्स। तो इनमें से जो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल है वो है फार्म प्रोडक्ट एंड ग्रेन्स। तो जो ए का सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, ग्रेन्स फार्म प्रोडक्ट्स, ये परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का जो एग्जाम्पल है एल्युमिनियम एंड पैसेंजर कार्स, ये ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट। और मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट का जो एग्जांपल है वो है पब्लिक यूटिलिटीज़ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सी का सही ऑप्शन है वो है सेकंड। और लास्ट बचा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है वो है मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट्स या रेफ्रिजरेटर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। तो इनमें से जो सही कॉम्बिनेशन बना वो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो हमारा जो सही कोड होगा वो है जो कि कोड बी मैच कर रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहां से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू share and subscribe our channel JK Commerce Classes.